अब आ जाओ अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक दे दीजिए, इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई वोल्टेज, इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई वोल्टेज ऑन टॉर्क एंड स्लिप, या टॉर्क एंड स्पीड कर दो, सॉरी स्लिप नहीं, स्पीड। इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई वोल्टेज ऑन टॉर्क एंड स्पीड। अब हम लोग देखते हैं कि सप्लाई वोल्टेज का क्या असर पड़ता है टॉर्क पे और स्पीड पे। ठीक है, तो टॉर्क का यानी रनिंग टॉर्क का इक्वेशन जो हमने डिराइव किया था, तो रनिंग टॉर्क का इक्वेशन हमें मिलता था इस तरह से, TR इज इक्वल टू 3/2 पाई NS S E2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस S X2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये रनिंग टॉर्क का हमें इक्वेशन मिलता था, और हमें पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटर कंडक्टर एट स्टैंड स्टिल यानी E2 जो है वो प्रोपोर्शनल है फ्लक्स पर स्टैटर पोल के। ठीक है, और जाहिर है फ्लक्स पर स्टैटर पोल प्रोपोर्शनल है सप्लाई वोल्टेज के। ठीक है, तो इसके बेसिस पे बहुत आसानी से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा टॉर्क जो है वो अल्टीमेटली किसके प्रोपोर्शनल है। तो इसके बेसिस पे बहुत आसानी से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा टॉर्क जो है वो प्रोपोर्शनल है, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी लगा देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी, हमारा टॉर्क जो है वो प्रोपोर्शनल है S टाइम V स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि आपका टॉर्क जो है ना, आपका रनिंग टॉर्क, वो आपके सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। यानी थोड़ा सा भी वेरिएशन अगर आपके सप्लाई वोल्टेज में होता है तो टॉर्क में बहुत बड़ा वेरिएशन होगा, क्योंकि आपका रनिंग टॉर्क सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो जाहिर है कोई भी थोड़ा सा वेरिएशन अगर हम सप्लाई वोल्टेज का करते हैं तो एक बड़ा वेरिएशन आपके रनिंग टॉर्क में आएगा। ठीक है, तो ये असर है टॉर्क पे आपके सप्लाई वोल्टेज के चेंज होने का, जो आपका टॉपिक लिखा है इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई वोल्टेज एंड ऑन टॉर्क एंड स्पीड। तो टॉर्क वाला क्वेश्चन दिख गया ना, देखो दो पोर्शन है इस टॉपिक में, एक तो सप्लाई वोल्टेज को बदलने का, सप्लाई वोल्टेज में अगर कोई चेंज होता है तो उसका असर टॉर्क पे क्या पड़ता है, और दूसरा पार्ट है सप्लाई वोल्टेज में कोई चेंज होता है तो उसका असर स्पीड पे क्या पड़ता है, यानी रोटर स्पीड पे क्या पड़ता है। तो पहला पोर्शन हम लोग देख रहे हैं, टॉर्क पे जो असर पड़ता है वो हम लोग देख रहे हैं। तो हमने देखा कि इस तरह से आपका रनिंग टॉर्क आपके सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। जाहिर है सप्लाई वोल्टेज में कोई भी चेंज होता है तो टॉर्क में एक बड़ा चेंज होगा, क्योंकि ये इक्वेशन आपको यहाँ पे, ये मैथमेटिकल इक्वेशन से आपको ये कंक्लूजन यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, द टॉर्क एट एनी स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, और ब्रैकेट में लिख लीजिए सप्लाई वोल्टेज। एक्चुअली अप्लाइड वोल्टेज क्या है, जो वोल्टेज हम सप्लाई करते हैं स्टार्टर पे, तो अप्लाइड वोल्टेज भी कह सकते हैं या सप्लाई वोल्टेज भी कह सकते हैं, तो ब्रैकेट में लिख लो सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, और इससे हम एक अप्रॉक्सीमेट अंदाजा लगा सकते हैं कि सपोज दैट अगर सप्लाई वोल्टेज में 10% हम डिक्रीज कर दें तो होगा क्या, टॉर्क में, रनिंग टॉर्क में 20% का डिक्रीज आ जाएगा। इसी पॉइंट को लिख लीजिए, अगले पॉइंट में लिख लीजिए, इफ स्टार्टर वोल्टेज डिक्रीजेस बाय 10% द टॉर्क डिक्रीजेस बाय 20%। इंपॉर्टेंट करके अगला पॉइंट लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए द चेंज इन सप्लाई वोल्टेज इफेक्ट्स द स्टार्टिंग टॉर्क एज वेल एज द टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशंस। ठीक है, जाहिर है चेंज इन सप्लाई वोल्टेज का असर तो दोनों पे पड़ना चाहिए ना, स्टार्टिंग टॉर्क पे यानी टॉर्क एट स्टार्टिंग कंडीशन एंड टॉर्क एट रनिंग कंडीशन, दोनों पे पड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन भी जो हम लोग निकालते थे वो भी जो आता था उसमें भी E2 स्क्वायर आता था। स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन जो हम लोग निकालते थे वो भी जो आता था वहां भी
E2 स्क्वायर ही आता था। ये आपका स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन हो गया। तो ये जो चीजें हो रही हैं, आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटर कंडक्टर एट स्टैंड स्टिल प्रोपोर्शनल है स्टैटर फ्लक्स पर पोल के, और वो स्टैटर फ्लक्स पर पोल प्रोपोर्शनल है आपके अप्लाइड वोल्टेज ऑन स्टैटर यानी सप्लाई वोल्टेज ऑन स्टैटर के। ठीक है, तो इस केस में भी हम लोग कह सकते हैं सेम चीज, यहां जैसे हमने निकाला उसी तरह हम कह सकते हैं टॉर्क स्टार्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। यानी दोनों केस में हम लोग देख रहे हैं कि चेंज इन सप्लाई वोल्टेज का असर आपके स्टार्टिंग टॉर्क पे भी पड़ेगा और रनिंग टॉर्क पे भी पड़ेगा, और थोड़ा सा भी सप्लाई वोल्टेज में चेंज हो रहा है तो एक बड़ा चेंज आपके रनिंग टॉर्क में और एक बड़ा चेंज आपके स्टार्टिंग टॉर्क में आएगा। ठीक है, आगे लिख लीजिए, अंडर रनिंग कंडीशंस इफ द अप्लाइड वोल्टेज V decreases then the running torque TR also decreases, then the running torque TR, ये वाला जो रनिंग टॉर्क है और इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना है, then the running torque TR also decreases, hence for maintaining the same torque slip increases and hence the rotor speed decreases। ठीक है, तो आपके जो टॉपिक, आपका जो टॉपिक था ना, टॉपिक में दोनों चीजें थी। टॉपिक क्या था? इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई वोल्टेज ऑन टॉर्क एंड स्पीड। टॉर्क का हमने देख लिया, कि चेंज इन सप्लाई वोल्टेज का असर आपके रनिंग टॉर्क में भी पड़ रहा है, स्टार्टिंग टॉर्क में भी पड़ रहा है। ठीक है, अब स्पीड पे देख ले रहे हैं हम लोग असर। तो स्पीड पे आपको पता चल गया, जीरो में देखो, स्टार्टिंग में तो खैर स्पीड में कोई वेरिएशन ही नहीं आएगा क्योंकि स्टार्टिंग के समय तो जीरो स्पीड है, तो वहां तो सवाल ही नहीं है। हाँ, रनिंग के समय स्पीड का वेरिएशन हम लोग देख सकते हैं सप्लाई वोल्टेज के हिसाब से। तो रनिंग की कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि रनिंग की कंडीशन में अगर V यानी अप्लाइड वोल्टेज ऑन द स्टार्टर, अगर V को हम लोग डिक्रीज करते हैं तो टॉर्क डिक्रीज करेगा यानी रनिंग टॉर्क डिक्रीज करेगा। रनिंग टॉर्क के डिक्रीज करने का मतलब है स्पीड का स्लो डाउन होना और स्लिप का बढ़ जाना। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि स्पीड भी डायरेक्टली वैरी कर रहा है आपके अप्लाइड वोल्टेज के हिसाब से। अगर अप्लाइड वोल्टेज को डिक्रीज कर रहे हैं, रनिंग टॉर्क डिक्रीज कर रहा है, और रनिंग टॉर्क डिक्रीज कर रहा है तो उसी के साथ साथ आपका स्लिप इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, रनिंग टॉर्क डिक्रीज कर रहा है, स्लिप इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि रोटर स्पीड डिक्रीज कर रहा है। क्लियर? फिर से बोल दे रहे हैं, अगर रनिंग कंडीशन में अप्लाइड वोल्टेज को डिक्रीज करते हैं तो जाहिर है अप्लाइड वोल्टेज को डिक्रीज करने का मतलब रनिंग टॉर्क का डिक्रीज होना। यानी रनिंग कंडीशन में अगर अप्लाइड वोल्टेज को डिक्रीज कर रहे हैं, रनिंग टॉर्क डिक्रीज होगा। रनिंग टॉर्क के डिक्रीज होने का मतलब है, आपको पहले ही बता चुके हैं कि टॉर्क ही वो रीजन है जिसके वजह से कोई चीज रोटेशनल मोशन में रोटेट करता है, यानी टॉर्क ही लग के किसी चीज को रोटेट करा रहा है। तो टॉर्क ही अगर कम होने लगेगा तो जाहिर है उसके रोटेट करने की क्षमता, उस मशीन के रोटेट करने की क्षमता, उस मशीन को रोटेट करने का कारण ही जब कम हो रहा है तो मशीन स्लो होने लगेगा, यानी मशीन का स्पीड डिक्रीज करने लगेगा। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो रोटर स्पीड डिक्रीज करने लगेगा। और रोटर स्पीड के डिक्रीज करने का मतलब है, आपको पहले ही बता चुके हैं कि सिंक्रोनस स्पीड एक बार बन गया तो कांस्टेंट है, और रोटर स्पीड डिक्रीज कर रहा है तो आपको पता है कि आपका स्लिप क्या होता है। तो आपका स्लिप होता है ns माइनस nr अपॉन ns। ठीक है, तो सिंक्रोनस स्पीड एक बार बन गया तो वो कांस्टेंट हो गया। अब अप्लाइड वोल्टेज के डिक्रीज करने से रनिंग टॉर्क डिक्रीज कर रहा है, तो जाहिर है रनिंग टॉर्क के डिक्रीज करने से एनआर डिक्रीज कर रहा है, और एनआर के डिक्रीज करने से आपका स्लिप इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि अप्लाइड वोल्टेज का भी डायरेक्ट असर हमारे मोटर की स्पीड पे या रोटर की स्पीड पे पड़ता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर दो फैक्टर इन्वॉल्व है ना रनिंग टॉर्क में। देखो तो रनिंग टॉर्क का डिपेंडेंस इक्वेशन जब हम लोग लेके आ रहे हैं, यानी रनिंग टॉर्क किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ दो फैक्टर है, स्लिप भी और अप्लाइड वोल्टेज भी। अगर दोनों को वैरी कराते हैं
तो एक सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन आपके कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम लोग लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो अगले पॉइंट में लिख लीजिए, अगर सपोज दैट हम दोनों में बदलाव लाते हैं, यानी अप्लाइड वोल्टेज में भी बदलाव लाते हैं और स्लिप में भी बदलाव लाते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं दोनों रनिंग टॉर्क को, ठीक है। मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, रनिंग टॉर्क में हम लोग देख रहे हैं कि दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है हमारा रनिंग टॉर्क, एक स्लिप पे एक अप्लाइड वोल्टेज पे। अगर दोनों को वैरी कराते हैं तो एक बेस इक्वेशन हम लोग ला सकते हैं जिसके बेसिस पे आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स को, कुछ ऑब्जेक्टिव्स को बनाना आसान हो जाएगा उस मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से। तो मान लो इनिशियल कंडीशन में अगर आपका स्लिप S है और अप्लाइड वोल्टेज V है, बाद में क्या किए, हम बढ़ा के या चेंज करके स्लिप को S डैश कर दिए और अप्लाइड वोल्टेज को V डैश कर दिए, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर आपको TR टॉर्क मिल रहा था और इसके करस्पॉन्डिंग TR डैश मिल रहा था, ठीक है, समझ में आ गया। दो कंडीशन हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है, और इस कंडीशन के हिसाब से एक मैथमेटिकल इक्वेशन को हम लोग लिख रहे हैं। तो इसी को लैंग्वेज में लिख लीजिए, लेट द अप्लाइड वोल्टेज V इज चेंज्ड टू, चेंज में ed लगा के, V डैश, and the slip changes to S डैश, यानी अप्लाइड वोल्टेज को V से V डैश में हमने बदल दिया और स्लिप अगर उसके हिसाब से बदल जा रहा है S से S डैश में, ठीक है। तो लिख लीजिए देन T अपॉन T डैश। अब देखो बहुत सिंपल है, ये टॉर्क को किस फार्मूला से, डिपेंडेंस इक्वेशन हम लोग निकालते हैं। तो डिपेंडेंस इक्वेशन में बड़ी आसानी से हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, डिपेंडेंस इक्वेशन में बड़ी आसानी से हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, क्लियर। इसको चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसे, TR इज इक्वल टू K टाइम्स S V स्क्वायर, बल्कि इज इक्वल टू इक्वालिटी साइन लगा देंगे अब, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हमने यूज किया तो अब इक्वालिटी साइन हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कोई एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K हम लोग लेके चल रहे हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह इसके केस में हमें पता है कि TR डैश डिपेंड करेगा S डैश, ठीक है, V डैश स्क्वायर पे। इसको भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K लगा के हम लोग लिख सकते हैं, TR डैश इज इक्वल टू K टाइम्स S डैश V डैश स्क्वायर। अब सिंपली क्या करेंगे, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो दोनों टॉर्क के बीच का रिलेशन निकाल लेंगे। तो लिख लीजिए नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, लिखिए नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2 वी हैव, तो इससे आपको क्या मिल रहा है, डिवाइड करने के बाद TR अपॉन TR डैश इज इक्वल टू S V स्क्वायर अपॉन S डैश V डैश स्क्वायर। तो ये ऑब्जेक्टिव्स बनाने के लिए ये मैथमेटिकल फॉर्मूला खास करके हम लोग यूज करते हैं, जहां सिचुएशन को हमने चेंज कर दिया, कंडीशन को हमने चेंज कर दिया और दोनों कंडीशंस को, दोनों पैरामीटर जिस पे आपका टॉर्क डिपेंड कर रहा था, उन दोनों पैरामीटर में हमने वेरिएशन ला दिया। यानी सपोज दैट अप्लाइड वोल्टेज में भी चेंज होता है, स्लिप में भी चेंज होता है, तो उन दोनों कंडीशन के टॉर्क को हमने कंपेयर कर लिया। इज दैट क्लियर? हाँ बोलो। कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? कांस्टेंट का नाम ही जब उसका कांस्टेंट है, सिमिलर पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है, तो सेम हुआ ना। कांस्टेंट देखो अलग कब होता है, बता देते हैं। कांस्टेंट अलग कब होता है, सपोज दैट किसी और चीज पे जब ये डिपेंड करने लगता ना, तब कांस्टेंट अलग हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, शुरुआत में जो आपको टॉर्क बताए थे ना, तो टॉर्क का दो तरह का इक्वेशन लेके चलते थे। एक लेके चलते थे इस तरह का, स्टार्टिंग टॉर्क का जब कंडीशन लेके चलते थे, और एक लेके चलते थे इस तरह का, ये दोनों स्टार्टिंग टॉर्क का कंडीशन था।
अब देखो यहाँ दोनों में अलग अलग कांस्टेंट लगाएंगे, दोनों में जब इक्वलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ दोनों में अलग अलग कांस्टेंट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल्स है बदल गए। यहाँ देखो ये वेरिएबल यूज हो रहा है, यहाँ ये वेरिएबल यूज हो रहा है। लेकिन यही अगर इसी का हम बहुत सारा इक्वेशन लिखते अलग अलग कंडीशन के लिए, मान लो लिखते टी डैश, और यही इक्वेशन रहता है, यानी वेरिएबल का नेचर सेम है, वैल्यू भले ही अलग है, जाहिर है वेरिएबल है तो अलग अलग वैल्यू तो मिलेगी, लेकिन नेचर सेम है अगर इक्वेशन का, वेरिएबल का मतलब एक है, वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन एक है, तो इन दोनों इक्वेशन के लिए सेम कांस्टेंट यूज होगा। लेकिन हाँ, इस इक्वेशन में वेरिएबल में बदलाव आ गया, इसके लिए जो कांस्टेंट लिखेंगे वो अलग कांस्टेंट होगा। लेकिन हाँ, इन दोनों में सिमिलर नेचर का वेरिएबल है, ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, ये भी करंट है, ये भी करंट है, ये भी पावर फैक्टर है, ये भी पावर फैक्टर है, तो इन दोनों के लिए सेम ही कांस्टेंट यूज करेंगे जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है।